डिबेट 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का अगर हम एक वास्तविक आकलन करें तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमें अपने वर्तमान ऊर्जा ग्रिड में पूरे यूरोपीय संघ के बराबर की क्षमता जोड़नी होगी। बिल्कुल पूरे यूरोपीय संघ के बराबर। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें ये सब बिना कोयला जलाए करना है। आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है 2025-26 के बजट में घोषित ऐतिहासिक शांति एक्ट यानी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस अधिनियम का लक्ष्य भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाना है। मैं आज इस पक्ष का प्रतिनिधित्व करूंगा कि शांति एक्ट के तहत जो 200 बिलियन डॉलर के निजी निवेश और 1962 के पुराने कानूनों को निरस्त करने की रूपरेखा तैयार की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, दावा है, लेकिन ये भारत को 2070 के नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए न केवल यथार्थवादी है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। इसके बिना मतलब हम ऊर्जा सुरक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, ये सब कागजों पर बहुत शानदार लगता है। मैं मानती हूँ कि बेसलोड पावर की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता और मेरा पक्ष इसी यथार्थ पर आधारित है। लेकिन एसिचेड आईटीए एक्ट का जो वर्तमान ढांचा है ना, वो एक बहुत बड़े वित्तीय जोखिम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। जोखिम तो हर बड़े कदम में होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन जब आप 200 बिलियन डॉलर के निजी निवेश की बात करते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि ये पैसा मतलब अप्रमाणित विदेशी तकनीक, भारी शुरुआती लागतों और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अनसुलझे मुद्दों पर दांव पर लगाया जा रहा है। मेरा मानना है कि बिना स्पष्ट देयता यानी लायबिलिटी नियमों के जमीन पर ये एक पूरी तरह से अव्यावहारिक योजना है। खैर, अगर हम व्यावहारिकता की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस खाई को समझना होगा जिसे हमें पाटना है। आज 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन केवल 1418 किलोवाट घंटा है। अब इसकी तुलना उन देशों से करें जिनसे हम आर्थिक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन लगभग 7,097 पर है और अमेरिका 12,701 पर। सही बात है, हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, चाहे वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, बड़े डेटा सेंटर्स हों या इलेक्ट्रिक वाहनों का फ्लीट हो, हमें अपनी कुल उत्पादन क्षमता को 2000 गीगावाट के पार ले जाना होगा। और हम ये कोयले से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सिर पर 2070 का उत्सर्जन लक्ष्य है। मैं इन आंकड़ों का कोई विरोध नहीं कर रही हूँ। तो फिर आप ये भी मानेंगी कि कार्बन मुक्त और निरंतर ऊर्जा देने के लिए परमाणु ऊर्जा ही भौतिक और आर्थिक रूप से एकमात्र रास्ता है। शांति एक्ट दशकों पुराने राज्य के एकाधिकार को खत्म करके उसी 200 बिलियन डॉलर को जुटाने का रास्ता खोलता है। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की आवश्यकता है, ये सच है, लेकिन सवाल ये है कि ये ऊर्जा किस कीमत पर आएगी। आप निजी निवेश की बात कर रहे हैं ना, आइए इसके अर्थशास्त्र को समझते हैं। भारत का अपना जो स्वदेशी 700 मेगावाट का रिएक्टर है वो दुनिया में सबसे किफायती है। हाँ, हमारा PHWR डिजाइन। बिल्कुल। इसकी निर्माण लागत लगभग $2 मिलियन प्रति मेगावाट आती है। लेकिन शांति एक्ट के तहत 100 गीगावाट तक पहुंचने के लिए विदेशी डिजाइनों पर भारी निर्भरता का प्रस्ताव है। जैतापुर में फ्रांसीसी कंपनी के डिजाइन या मिथिविर्दी में अमेरिकी रिएक्टरों की लागत $5 मिलियन प्रति मेगावाट से भी ज्यादा है। लेकिन नई तकनीक की शुरुआती कीमत तो... एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। कोई भी निजी कंपनी एक ऐसे रिएक्टर में अपना पैसा क्यों फंसाएगी जिसकी लागत स्वदेशी तकनीक से 2.5 गुना ज्यादा है और जिसे बनाने में कम से कम 15 साल लगेंगे? बिना स्पष्ट रिटर्न के इतना भारी पूंजीगत खर्च बाजार के नियमों के एकदम खिलाफ है। ये बाजार के नियमों के खिलाफ नहीं है, यह उस ग्रिड भौतिकी की कीमत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपने लागत की बात की, तो चलिए 2024-25 के उत्पादन आंकड़ों का ही विश्लेषण कर लेते हैं। बताइए। भारत ने कुल 1,22,400 टेरावाट आवर बिजली उत्पन्न की।
इसमें से थर्मल पावर, जो हमारी स्थापित क्षमता का 50% है, उसने कुल मांग का 75% पूरा किया। इसके विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हमने इतना भारी निवेश किया है और जो कुल क्षमता का लगभग 50% है, उसने ग्रिड को केवल 22% बिजली दी। आज 40 गीगावाट के सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स बिना कॉन्ट्रैक्ट के रुके पड़े हैं। कारण? क्योंकि ग्रिड स्थिरता केवल मेगावाट का खेल नहीं है, यह इनर्शिया का खेल है। इनर्शिया महत्वपूर्ण है, मैं मानती हूँ, लेकिन बस एक सेकंड। थर्मल या परमाणु ऊर्जा का संयंत्र एक भारी मालगाड़ी की तरह होता है। उसके विशाल टरबाइन जब घूमते हैं तो उनकी भौतिक गति ग्रिड को एक भारी इनर्शिया देती है। ये वोल्टेज के उतार चढ़ाव को सोख लेती है। इसके विपरीत सौर और पवन ऊर्जा साइकिल चलाने जैसी है। साइकिल, ये थोड़ी अजीब तुलना है। नहीं, बिल्कुल सटीक है। वे तुरंत शुरू हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही बादल आते हैं उनका मोमेंटम शून्य हो जाता है। बिना विशाल बैटरी स्टोरेज के, जो आज अत्यंत महंगा है, आप 2000 गीगावाट की अर्थव्यवस्था को साइकिलों के भरोसे नहीं चला सकते। परमाणु ऊर्जा वो मालगाड़ी है जिसमें कोयले का धुआं नहीं है। मुझे आपकी मालगाड़ी की ये एनालॉजी पसंद आई। मैं ग्रिड इनर्शिया और बेस लोड की इस भौतिकी से पूरी तरह सहमत हूँ। शुक्रिया। लेकिन आपकी एनालॉजी इस बात को स्पष्ट नहीं करती कि उस मालगाड़ी को खरीदने के पैसे कौन देगा। मेरी चिंता ग्रिड की भौतिकी नहीं है, बल्कि उसका अर्थशास्त्र है। आप जिस त्रिस्तरीय रणनीति की बात कर रहे हैं, उसमें पहला मोर्चा ही विदेशी डिजाइनों का स्वदेशीकरण है, जो कि एक प्रूवन मॉडल है। चीन के लिए। दस्तावेज कहता है कि हम चीन की तरह करेंगे, लेकिन चीन में राज्य समर्थित बैंक हैं, जमीन सरकार की है और सप्लाई चेन पर पूरा नियंत्रण है। वहां नुकसान सरकार ने उठाया। भारत में हम ये जोखिम निजी क्षेत्र पर डाल रहे हैं। जैतापुर में 2009 से बातचीत चल रही है। आज 15 साल बाद भी वहां एक ईंट नहीं रखी गई है। विदेशी तकनीक का स्वदेशीकरण रातों रात नहीं होता, ये मैं मानता हूं, लेकिन त्रिस्तरीय रणनीति सिर्फ विदेशी रिएक्टरों तक सीमित नहीं है ना। अगर हम इसके दूसरे मोर्चे को देखें तो वो पूरी तरह से तकनीकी नवाचार पर आधारित है। आप SMRS की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। SMRS और थोरियम का उपयोग। सरकार ने 5 मेगावाट, 55 मेगावाट और 200 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी छोटे रिएक्टरों के अनुसंधान के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और सबसे बड़ी बात है, हेलियू का थोरियम क्लैडिंग के साथ उपयोग। ये एक गेम चेंजर है। तो आइए उस हेलियो के तंत्र का परीक्षण कर लेते हैं। कागज पर ये बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन जमीनी चुनौतियां क्या हैं? तंत्र बहुत स्पष्ट है। वर्तमान में जो पारंपरिक रिएक्टर हैं, वे यूरेनियम का उपयोग करते हैं, जो केवल 3 से 5% तक संवर्धित होता है। HALU को 20% तक संवर्धित किया जाता है। इसका सीधा प्रभाव यह है कि ईंधन का ऊर्जा घनत्व कई गुना बढ़ जाता है। और रिएक्टर छोटे बनाए जा सकते हैं। हाँ, और उन्हें हर 18 महीने में ईंधन बदलने की जरूरत नहीं होती। वे सालों तक बिना रुके चल सकते हैं। और जब हम इसका उपयोग थोरियम के साथ करते हैं, जिसका हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, तो हमें प्लूटोनियम ब्रीडर रिएक्टरों के दशकों लंबे चक्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये परिचालन लागत को जबरदस्त तरीके से कम करता है। देखिए, HALU की ये भौतिकी बिल्कुल सटीक है। 20% संवर्धन वास्तव में बर्न अप रेट को बढ़ाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन है जिसे शांति एक्ट स्पष्ट नहीं करता। क्या अड़चन है? आज की तारीख में दुनिया में HALU का एकमात्र व्यावसायिक सप्लायर कौन है? रूस। लेकिन अमेरिका खुद अपनी कंपनियों के लिए हेलियो की घरेलू सप्लाई चेन बनाने में संघर्ष कर रहा है। अगर हम 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रख रहे हैं, जो महज 2 दशक दूर है, तो क्या हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक ऐसे विशिष्ट ईंधन पर निर्भर कर सकते हैं जिसकी सप्लाई चेन अभी विश्व स्तर पर विकसित ही नहीं हुई है? R&D में समय लगता है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। वही तो, अनुसंधान के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन उत्कृष्ट है, लेकिन लैब से लेकर ग्रिड स्केल व्यावसायिक तैनाती के बीच दशकों का अंतर होता है। और ठीक इसीलिए SHANTI की रणनीति का तीसरा मोर्चा सबसे अधिक व्यवहारिक है। हमारे पास जो वर्तमान में परखा हुआ वर्क हॉर्स है, स्वदेशी 220 मेगावाट का PHWR, उसका मॉड्यूलर तरीके से फ्लीट मोड में निर्माण किया जाएगा। यह कोई अनुसंधान का विषय नहीं है।
भारत में ऐसे 15 रिएक्टर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। फ्लीट मोड का विचार नया नहीं है। नया नहीं है, लेकिन अब योजना ये है कि इसके निर्माण का समय 40 महीने तक कम कर दिया जाए, यानी फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट से ग्रिड से जुड़ने तक केवल 3.5 साल। अब इसका आर्थिक प्रभाव सोचिए। भारत में जो विशाल डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उन्हें 24 घंटे भारी बिजली चाहिए। वे इस रिएक्टर को कैप्टिव पावर के रूप में लगा सकते हैं। कैप्टिव पावर के लिए 220 मेगावाट का उपयोग सैद्धांतिक रूप से बहुत चतुर मॉडल है, लेकिन यहाँ फिर से विनियामक वास्तविकता सामने आती है। परमाणु ऊर्जा कोई सामान्य डीजल जनरेटर तो है नहीं, जिसे आप किसी सीमेंट फैक्ट्री के पीछे लगा लें। उसे जनरेटर की तरह ट्रीट भी नहीं किया जा रहा है। पर वर्तमान में जो हमारे एक्सक्लूजन जोन के नियम हैं, यानी रिएक्टर के चारों ओर वो बफर क्षेत्र जहां कोई आबादी नहीं हो सकती, वे नियम विशाल मल्टी रिएक्टर साइट्स के लिए बने हैं। अगर कोई टेक कंपनी अपने डेटा सेंटर के लिए कैप्टिव रिएक्टर लगाना चाहती है जो स्वाभाविक रूप से किसी शहरी क्षेत्र के करीब होगा, तो क्या हम सुरक्षा नियमों को शिथिल करेंगे? ये कोई सुरक्षा से समझौता करने का मुद्दा नहीं है। तो क्या एक आबादी वाले क्षेत्र के पास कैप्टिव न्यूक्लियर प्लांट को मंजूरी दी जा सकती है? यह एक बहुत बड़ा सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा है, जिसके बिना आपका ये तीसरा मोर्चा शुरू ही नहीं हो सकता। मैं स्पष्ट कर दूं, ये नियमों को वैज्ञानिक रूप से अपडेट करने का मुद्दा है, और यही शांति एक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसने दशकों पुराने ढांचे को बदल दिया है। पहले भारत में परमाणु ऊर्जा का निर्माण, लागू करना और नियमन सब कुछ डीईई के नियंत्रण में था। खिलाड़ी ही अपना अंपायर था। बिल्कुल सही कहा। शांति एक्ट ने इस एकाधिकार को तोड़ दिया है। इसने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एआरईबी को एक स्वतंत्र और वैधानिक दर्जा दे दिया है। जब आपके पास एक स्वायत्त नियामक होता है, तो वो छोटे रिएक्टरों के छोटे सोर्स टर्म के आधार पर एक्सक्लूजन जोन का वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। पारदर्शी नियमन ही निजी निवेश लाएगा। एईआरबी को वैधानिक दर्जा देना निस्संदेह सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन अंपायर के पास अभी भी खेल के पूरे नियम नहीं हैं। आप शांति एक्ट की खूबियां गिना रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि इसने सबसे महत्वपूर्ण नट्स और बोल्ट्स को कैसे नजरअंदाज किया है? आप सीएलएनडीए की बात कर रही हैं? जी हाँ, नागरिक देयता अधिनियम 2010। लेकिन शांति एक्ट उस अधिनियम को निरस्त करता है। ये तो एक बहुत बड़ा सुधार है। निरस्त करना एक बात है, लेकिन उसका व्यावहारिक समाधान क्या है? सीएलएनडीए के तहत सप्लायर की देयता का जो नियम था, उसके कारण दुनिया भर की कंपनियों ने हाथ खींच लिए थे। कोई वाल्व बनाने वाली कंपनी एक पुर्जे के लिए अरबों डॉलर का जोखिम क्यों उठाएगी? शांति एक्ट ने कानून हटा दिया, लेकिन बीमा का नया तंत्र क्या है? बीमा तंत्र विकसित हो रहा है। अगर कल कोई दुर्घटना होती है, तो क्या एक निजी डेटा सेंटर कंपनी उसका वित्तीय बोझ उठा सकती है? जब तक एक स्पष्ट सॉवरेन गारंटी या अंतर्राष्ट्रीय बीमा पूल नहीं बनता, कोई निजी ऑपरेटर जमीन पर नहीं उतरेगा। देखिए, बीमा पूल का तंत्र रातों रात नहीं बनता। जब आप 1962 और 2010 के प्रतिबंधात्मक कानूनों को हटाते हैं, तो आप बाजार को स्पष्ट संकेत देते हैं। सरकार ने कहा है कि एक नया देयता ढांचा अधिसूचित किया जाएगा। पर वादे पर अरबों डॉलर निवेश नहीं होते। लेकिन आप सरकारी बजट को भी तो देखिए। डीएई का बजट पिछले 3 वर्षों में औसतन 24 से 26 हजार करोड़ रहा है। ये पैसा वर्तमान परियोजनाओं के लिए ही मुश्किल से पर्याप्त है। अगर हम सिर्फ सरकार पर निर्भर रहें, तो 90 गीगावाट्स तो बहुत दूर की बात है। जब नीतियां स्पष्ट दिशा में बढ़ती हैं, तो बाजार खुद समाधान निकाल लेता है। एक और विषय है जिस पर बाजार खुद समाधान नहीं निकाल सकता, और वो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन यानी डीकमिशनिंग। जब आप एक निजी कंपनी को 60 साल के लिए रिएक्टर चलाने का अधिकार देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? खर्च हो चुका ईंधन अत्यंत रेडियोधर्मी होता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। इसे सरकार ही संभालेगी। तो क्या 60 साल बाद मुनाफा कमाने के बाद निजी कंपनी सारा कचरा सरकार और करदाताओं के सिर पर डाल देगी? और अगर कोई विवाद होता है, तो विवाद निपटान तंत्र क्या होगा? ये केवल प्रशासनिक बातें नहीं हैं, इन्हीं पर अरबों डॉलर का निवेश टिका है। शांति एक्ट इन सवालों पर मौन है। आप जिन मुद्दों को उठा रही हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। अपशिष्ट प्रबंधन पर डीएई का कड़ा नियंत्रण रहना ही चाहिए। ये उम्मीद है कि निजी कंपनियां केवल बिजली उत्पादन तक ही सीमित रहेंगी, जबकि अपशिष्ट का निस्तारण एक शुल्क के बदले सरकारी एजेंसियां ही करेंगी, जैसे अमेरिका में होता है। बिल्कुल। बेशक 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना जटिल है, लेकिन जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं ना, तो पाते हैं कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है।
जलवायु परिवर्तन के अर्थशास्त्र का ये अभिसरण हमें ऐसे बिंदु पर ले आया है जहां परमाणु ऊर्जा का तीव्र विस्तार हमारे अस्तित्व का सवाल बन गया है। विकल्प न होना इस बात की गारंटी नहीं है कि चुनी गई योजना सफल होगी। मैं फिर दोहराती हूं कि ग्रिड की स्थिरता और नेट जीरो के लिए परमाणु ऊर्जा अपरिहार्य है। 220 मेगावाट का फ्लीट मोड एक शानदार विचार है, लेकिन 200 बिलियन डॉलर जुटाने की ये जो इमारत है वो अभी बहुत कमजोर नींव पर खड़ी है। वित्तीय जोखिमों के कारण। जी, महंगी विदेशी तकनीक का स्वदेशीकरण और बिना स्पष्ट लायबिलिटी कानूनों के निवेश की उम्मीद। जब तक बीमा और अपशिष्ट प्रबंधन के नियम तय नहीं होते, ये 100 गीगावाट का लक्ष्य एक बहुत महंगा भ्रम साबित हो सकता है। खैर, आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि ऊर्जा संक्रमण केवल सोलर पैनल लगाने जितना सरल नहीं है। ग्रिड भौतिकी की मांग है कि हमारे पास एक ऐसा बेसलोड हो जो स्थिर और स्वच्छ हो। बिल्कुल, विज्ञान के स्तर पर हमारी कोई असहमति नहीं है। असली लड़ाई उस विज्ञान को अर्थशास्त्र और कानून के सांचे में ढालने की है। और यही शांति एक्ट की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या AERB की नई स्वायत्तता विनियामक बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या हेलू और SMRs जैसे नवाचार समय पर व्यावसायिक रूप ले पाएंगे? या फिर, जैसा कि आपने तर्क दिया, देयता की कठोर वास्तविकताएं इसे रोक देंगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सही कहा। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तय करेंगे कि भारत की ऊर्जा का भविष्य कैसा होगा। हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे इस तकनीकी और आर्थिक चौराहे का खुद मूल्यांकन करें। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।